हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनामिका गुप्ता। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेट गर्डर के कुछ बेसिक डिज़ाइनिंग स्टेप्स या फिर कह सकते हैं कुछ उसके बेसिक्स, क्योंकि जब हम प्लेट गर्डर के डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एंड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमको वो सब पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमारे पास अगर ये चीज़ें हमारे ध्यान में रहेंगी तो हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैंने जनरली कुछ बेसिक जो टर्म्स यूज़ होती हैं प्लेट गर्डर के अंदर जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं डिज़ाइनिंग के, तब उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें काम में आती हैं। तो ये उसका पार्ट 1 है। आगे आने वाले वीडियो में इसके मैं और भी पार्ट डालूंगी, तो आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस। एंड मैंने प्लेट गर्डर के ऊपर एक पूरा वीडियो पहले भी सेपरेट बनाया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पे पिन कमेंट में डाल दूंगी या फिर मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक डाल दूंगी। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, प्लेट गर्डर क्या होते हैं। तो प्लेट गर्डर एक बेसिकली बिल्टअप आई सेक्शंस होते हैं या फिर जिन्हें हम आई बीम सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। जनरली जिसका यूज़ हम बहुत ही ज़्यादा जो हैवी लोड्स होता है उसको कैरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किस कंडीशन में? जब जो नॉर्मली रोल्ड आई सेक्शंस होते हैं वो इकोनॉमिकली यूज़फुल नहीं होते हैं किसी भी हैवी लोड को कैरी करने के लिए, तो उस कंडीशन में हम प्लेट गर्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप इमेज देख रहे हैं वो रोल्ड आई सेक्शन की इमेज है, ठीक है। जब रोल्ड आई सेक्शन सफिशिएंटली वेट को कैरी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा जब हैवी लोड हमको प्रोवाइड करना होता है, जो लाइव लोड की जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तब उस कंडीशन में ये जो रोल्ड आई सेक्शंस होते हैं ये इनके अंदर बहुत सारे बकलिंग देखने को मिलती है, फेलियर्स देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्लेट गर्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ये जो प्लेट गर्डर्स होती हैं इन्हें हम बेसिकली रिवेटिंग और वेल्डिंग करके बनाते हैं, यानी कि जो स्टील की जो प्लेट्स होती हैं उनको रिवेटिंग या फिर वेल्डिंग के थ्रू आपस में इंटरकनेक्ट करा जाता है और एक बीम शेप उसको दी जाती है, ठीक है। और बीम शेप देने से क्या होता है, जितना भी ज़्यादा उसके ऊपर कोई हैवी लोड पड़ेगा, ठीक है, उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंटली वो पूरे लोड को क्या कर सकता है? रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। जनरली हम प्लेट गर्डर कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए, जब हमको कोई रेलवे ब्रिज बनाना होता है तब हम प्लेट गर्डर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। रीज़न क्या होता है? देखिए, जो रेलवे ब्रिज जो होते हैं वहाँ पर हमको प्लेट गर्डर का रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो लोड की इंटेंसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। कॉज क्या है इसका? जो लाइव लोड है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल रोल्ड आई सेक्शंस लेंगे तो क्या होगा, जब लोड जैसे ही लाइव लोड पड़ेगा वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, वाइब्रेशंस क्रिएट होने की वजह से ये जो आई सेक्शंस बीम जो होते हैं नॉर्मल, उसके अंदर क्रैक्स डेवलप होंगे, डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लेट गर्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे आप सेकंड मैं इसको पढ़ देती हूँ, जो मैंने तीनों पॉइंट लिखे हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो प्लेट गर्डर आर यूज्ड व्हेन स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शंस डू नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, जब नॉर्मल रोल्ड स्टील सेक्शंस जो होते हैं वो एक रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस प्रोवाइड नहीं करते, तब उस कंडीशन में हम प्लेट गर्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग अप अ बीम बाय रिवेटिंग प्लेट्स एंड एंगल्स टू इंक्रीज द मॉडुलस ऑफ सेक्शन इज वन ऑफ द चॉइसेस अवेलेबल टू द डिजाइनर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? रिवेटिंग करके कई सारी प्लेट्स जोड़ देते हैं, साथ ही इसके साथ कुछ एंगल्स भी फिट कर देते हैं। तो एंगल फिट कर देने से क्या होता है, जितना भी जो लोड फ्लेंजेस पे लगता है, वेब पे लगता है, जितना भी लोड फ्लेंजेस पे लगता है वो कहाँ पे सारा सारा जितना कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है वो सारा कहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है? वेब पे आ जाता है। यानी कि वेब क्या कर देती है? उस पूरे लोड को रेजिस्ट कर देती है, ठीक है। लास्ट वन इज प्लेट गर्डर्स आर स्पेशली अडॉप्टेड फॉर शॉर्ट स्पैन्स एंड हैवी लोड्स, ठीक है। जनरली देखिए, प्लेट गर्डर्स के अंदर बहुत सारी शॉर्ट स्पैन्स को आपस में जोड़ के एक लंबा ट्रैक बनाते हैं या फिर एक लंबा हम पूरा रोडवे बनाते हैं, या फिर जो भी हमको डिजाइन करना होता है वो हम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई कुछ बेसिक बातें प्लेट गर्डर्स के बारे में, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो इसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वेब प्लेट, फ्लेंज एंगल्स, स्टिफनर्स के अंदर इंटरमीडिएट स्टिफनर्स आते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स आते हैं, एंड लास्ट वन इज स्प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पे स्प्लेसेस की जगह स्लाइसेस लिख दिया है, तो प्लीज़ गाइज उसे इग्नोर कीजिएगा आप, ठीक है। एंड फ्लेंजेस एंड वेब्स जो होते हैं वो जनरली इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि जितना भी बेंडिंग मोमेंट है और शेयर फोर्स है उन दोनों को रेजिस्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। एंड दूसरी चीज़ ये, आप इस इमेज को ध्यान से देखिए और एक एक करके इन सारे पार्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए।
देखिए टॉप फ्लेंज कवर प्लेट एंड बॉटम फ्लेंज कवर प्लेट, यानी कि दो कवर प्लेट प्रोवाइड करवाई जाती हैं फ्लेंज सेक्शन पे, ठीक है। जो मिड सेक्शन होता है वो वेब प्लेट होती है। जनरली जितना भी जो लोड होता है वो किस पे जाता है, वेब प्लेट पे जाता है, ठीक है। ये जो आप फ्लेंज एंगल्स देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये जो एंगल्स होते हैं एंड ये जो साइड प्लेट्स देख रहे हैं, ये एंगल्स और वेब प्लेट ये क्या करते हैं, ये फ्लेंज को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। ये एंगल्स एक प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिससे ये वेब प्लेट्स एंड जो आपके फ्लेंजेस कवर प्लेट है वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ हमने पढ़ा था एक चीज़, स्प्लाइसिस का क्या यूज़ होता है। देखिए स्प्लाइस प्लेट एक तरीके से एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि रेलवे ट्रैक के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। जनरली ये एक मेटल बोल्टेड पीस होता है जिसका यूज़ हम दो रेल्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं अपन एक ही रो के अंदर, ठीक है। तब हम यूज़ करते हैं स्प्लाइसिस का। एंड हमने पढ़े थे स्टिफनर्स। तो देखिए स्टिफनर्स का क्या यूज़ होता है, तो स्टिफनर्स का मैंने आपको बताया था जब बहुत ज़्यादा लोड की इंटेंसिटी होती है, ठीक है। लोड की इंटेंसिटी जब ज़्यादा होती है तब हमको क्या करना होता है, लोड का जो अमाउंट है उसको थोड़ा कम करना होता है। तो स्टिफनर्स एक तरीके से सेकेंडरी प्लेट होते हैं, प्लेट सेक्शंस होते हैं जो कि अटैच होते हैं बीम से, वेब से या फिर फ्लेंजेस से। इसका रीज़न क्या होता है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, ताकि जितना भी डिफॉर्मेशन है उसको कम किया जा सके, ठीक है, उसको रेजिस्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये तो होते हैं सारे इसके बेसिक कंपोनेंट्स। अब एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या बेसिक जो टर्म्स होते हैं वो यूज़ आते हैं। तो अभी हमने जितने भी कंपोनेंट्स पढ़े उसका क्या क्या प्रोपोर्शनिंग होता है प्लेट गर्डर के अंदर, यानी कि उनका डेप्थ कितना रखा जाता है एंड थिकनेस कितनी रखी जाती है। तो पहले हम बात करेंगे गर्डर। जो हमारे गर्डर की जो डेप्थ होती है उसे यूजुअली हम 1/8 टू 1/2 यानी कि 1/8 टू हाफ रखते हैं। उसकी जो इफेक्टिव स्पैन होती है उसकी 1/8 टू लेकर हाफ तक रखा जाता है, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपकी जो स्पैन है, गर्डर की जो स्पैन है उसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है, तो अगर हम हाफ लेते हैं तो उसकी जो डेप्थ हो जाएगी वो 3 मीटर हो जाएगी, या फिर उसको 1/8 करोगे तो कुछ पॉइंट्स में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं गर्डर की डेप्थ को, ठीक है। आई होप आपको ये समझने बहुत आसानी रही होगी। सिंपल सी चीज़ है, जितनी स्पैन की लेंथ होती है प्लेट गर्डर के अंदर उसका जस्ट हाफ या फिर हाफ से भी कम उसकी डेप्थ को रखा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज फ्लेंज की विड्थ कितनी रखी जाती है। अब फ्लेंज हम कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, अपर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन में, दोनों सेक्शन में हमने प्लेट प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। दोनों पे कवर प्रोवाइड करवाया गया है। तो इसकी जो रेंज होती है वो L/40 टू L/45 होती है, ठीक है। यानी कि जितनी टोटल लेंथ है फ्लेंज की, ठीक है, उसका हम डिवाइड करते हैं 40 में। तो जो भी हमारा एक रेंज निकल के आता है 40 या 45 से, तो जो रेंज निकल के आता है वो क्या होती है, फ्लेंज की विड्थ होती है, ठीक है। एंड जो डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होता है इसके अंदर 1/325 इसकी टोटल स्पैन का डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, देखिए बकलिंग का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि डिफ्लेक्शन हमको एक सर्टेन लिमिट के अंदर हम इसलिए लेते हैं डिफ्लेक्शन, ताकि हमें ये पता चल सके, क्योंकि हमें ये पता है कि कुछ ना कुछ पॉइंट पर इसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा जब, तो डिफॉर्मेशन होने से क्या होगा, इसके अंदर कुछ बकलिंग होगी, कुछ क्रैक्स होंगे या फिर कुछ इसका फेलियर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमें एक लिमिट लेके चलते हैं, डिफ्लेक्शन लिमिट लेके चलते हैं कि किस रेंज तक इसके अंदर टोटल डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और मैक्सिमम हम एक अलाउबल डिफ्लेक्शन लेके चलते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम अलाउबल डिफ्लेक्शन होता है वो 1/325 के रेंज में होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ कई और बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि अलाउबल स्ट्रेसेस होते हैं। तो देखिए वो जो अलाउबल स्ट्रेसेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं वेब की थिकनेस पे, ठीक है। अगर 20 mm तक की थिकनेस हो तो जो बेंडिंग स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस है उनकी एक जनरल रेंज होती है, ठीक है। तो ये सब हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे और अगर यूज़फुल लगा हो आपको मेरा ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।